हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और अभी हम रीड करने जा रहे हैं 6 चैप्टर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर आपके इकोनॉमिक सर्वे का। सबसे पहले हम डाटा देख रहे हैं। डाटा है सर्विस सेक्टर का डाटा। अगर हम बात करें, स्थिर कीमत पर आपको GSPM में देखने को मिलता है योगदान 43.95, वहीं प्रचलित कीमत पर देखने को मिलता है 45.07। 43.95, 45.07 ये सर्विस सेक्टर का डाटा है, योगदान है, वो देखने मिलता है देश की GDP में या राज्य की GDP में। फिर अगर हम बात करें देश की नहीं, राज्य की सेवा क्षेत्र में GDP का योगदान देखें तो ये है टर्म के वैल्यू के टर्म पर है 3.43, 6.44, 3, 6। इंडस्ट्री था 2, 4 और कृषि था 2, 3। इंडस्ट्री हमने देखा था 2.4 था, लगभग 2 से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा था। 2.33, 4.03, 2.33, 4.03 ये क्या था, इंडस्ट्री था। और वहीं सर्विस सेक्टर का कितना देखने को मिलता है 33, 4.0, 3.43, 6.44, 3.43, 6.44 ये आपके सर्विस सेक्टर का योगदान है, वो देखने मिलता है। इसमें ग्रोथ देखी गई है 6, 12, 6, 12 इसमें ग्रोथ देखी गई है। 3, 6, 6, 12, 43, 45 ये क्या है, सर्विस सेक्टर के डाटा याद रखने हैं। फिर सर्विस सेक्टर का प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान देखते हैं तो हमें देखने मिलता है सर्वाधिक, हम इसे एक ट्रिक से याद करते हैं, हीरो संचार। हीरो है वो मेनली रूप से संचार और टीवी पर रेनोवेशन करता है, या फिर हीरो संचार क्या करता है, लोक नीतियों का। तो हीरो संचारित करता है वित्त की और लोक नीतियों की, यानी कि हीरो से होटल, फिर रेजिडेंशियल हाउस, इसके बाद में आपके आता है अदर्स, और इसके अलावा आपके देखने मिलता है फोर्थ पे आपके आएगा संचार, फिफ्थ पे आपको देखने मिलेगा वित्त सेवाएं है, इनका वित्तीय सेवाएं हैं, इनका योगदान देखने मिलेगा। 6 पर आपको देखने मिलेगा लोक प्रशासन के रिगार्डिंग। व्यापार होटल जलपान गृह है, इसका योगदान सर्वाधिक है 28.01। व्यापार होटल जलपान गृह का सर्वाधिक योगदान है 28.01। फिर इसके बाद में रियल इस्टेट आता है, रियल इस्टेट का योगदान आपको देखने मिलेगा 23%। स्थावर क्षमता आवासीय गृह है, इनका स्थान स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं ये देखने मिलती है 23.59। फिर आता है आपके अदर सर्विस है 20, ये है 28, ये है 23। फिर अदर सर्विस का योगदान देखने मिलता है 20%, ये है अन्य सेवाएं। इसके बाद में आपको देखने मिलता है ट्रांसपोर्ट का योगदान, परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र। ट्रांसपोर्ट वाला योगदान है, या फिर संचार क्षेत्र है, इसका योगदान आपको देखने मिलेगा 10.92 या लगभग कोई 11% है देखने मिलता है। इसके बाद में आता है आपके वित्तीय सेवाएं 9.89, और सबसे लास्ट में आता है लोक प्रशासन 6.93% योगदान है। उपक्षेत्र वर्गीकरण है, जैसे कृषि का उपक्षेत्र वर्गीकरण हमने पशुधन, फसल, वानिकी और मत्स्य में देखा था। उद्योग का हमने उप वर्गीकरण निर्माण, खनन और उसमें देखा था। एक और क्या था आपके निर्माण, खनन और विद्युत, इनमें देखा था। उसी प्रकार सर्विस सेक्टर का योगदान है होटल से याद रखना हो, हीरो, टीवी, फैशन यानी होटल, इसके अलावा रियल इस्टेट, फिर अदर, फिर आपको देखने मिलता है संचार, कम्युनिकेशन, इसके अलावा टीवी पर फैशन, वित्त और लोक प्रशासन। ये क्या है आपके GSPA है, इसमें सर्विस सेक्टर के उपक्षेत्रवार वर्गीकरण है वो देखने मिलता है। इसके अलावा टूरिज्म के सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट है ना स्कीम आती है, जिसमें एक स्कीम आपको देखने मिलती है पॉलिसी। सबसे पहले हम देखते हैं टूरिज्म की रिगार्डिंग पॉलिसी कब आई थी, 9 सितंबर 2020 को आई थी। टूरिज्म की रिगार्डिंग पॉलिसी 9 सितंबर 2020 को आई थी। अभी हाल ही में 9 दिसंबर 2024 को भी आई है। 9 दिसंबर 2024 को भी एक पॉलिसी आई, इसके रिगार्डिंग डाटा देखें तो हमें देखने मिलता है, 1 मिनट। नौ दिसंबर 2024 की जो पॉलिसी आई है उसमें किया गया है कि चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली जो भी पर्यटन इंडस्ट्री है उनको राजकीय भूमि है वो आवंटित की जाएगी। तो न्यू नीति में क्या बताया गया है कि 100 करोड़ रुपये का तो जो इन्वेस्टमेंट करती है ना, 100 करोड़ रुपये उन वाली लगाने वाली कंपनी को 3 वर्ष में नया इन्वेस्टमेंट करती है, नया निवेश करती है, तो उसे क्या दी जाएगी, लैंड है वो दी जाएगी। कौन सी पॉलिसी के तहत, 2024 की पॉलिसी में ये बात है वो कही गई है। इसके अलावा पर्यटन इकाइयों को दुगना बिल्टअप एरिया रेशियो, ये भी कुछ अलग प्रावधान भी रखे गए हैं। जो नई नीतियाँ आई है, 9 नई नीतियाँ, उसमें एक आपको पर्यटन नीति देखने मिलती है। इसके अलावा एक स्वच्छ ऊर्जा वाली देखने मिलती है। स्वच्छ ऊर्जा वाली जो समिति है
नीति है सॉरी, उसका टारगेट रखा गया था 2030 तक 125 गीगावाट बढ़ाने का। वहीं पर्यटन का टारगेट रखा गया है कि न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली जो भी पर्यटन इंडस्ट्री है, पर्यटन की जो भी यूनिट है, उनको राज्य की भूमि है वो आवंटित की जाएगी। वहीं एमसेंट में क्या कहा गया था कि उसकी जो अनिवार्य थी, अनुभव की योग्यता अनिवार्य थी, एमसेंट की स्थापना के लिए जो ट्रेन और अनुभव की बाध्यता थी ना, उसको अब समाप्त कर दिया गया किसमें, एमसेंट वाले में। इसके अलावा जो भी सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्य थे, उसमें एमसेंट वाले में 25% तक की उपयोगिता की अनिवार्यता है वो की गई थी, वो पहले भी थी, सेम थी। इसके अलावा एक नई नीति आई है ABGCXR, यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंड रियलिटी। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंड रियलिटी, ये एक नई नीति आई है ABGCR। MSME पॉलिसी एक नई आई थी, उसमें हमने देखा था कि 2% तक ब्याज सब्सिडी दे रहे थे, या फिर हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग तो 5 लाख रुपए तक 50% या 5 लाख, क्वालिटी सर्टिफिकेट में 3 लाख, या फिर हाँ क्वालिटी सर्टिफिकेट में ओनली 3 लाख है। इसके अलावा ई कॉमर्स में था ये 75% या 50,000 रुपये इसमें ई कॉमर्स में दिए जा रहे थे। क्वालिटी सर्टिफिकेट यानी IPR वगैरह है, इनके लिए 3 लाख था। एडवांस टेक्नोलॉजी के 5 लाख या फिर 50% था। और ऋण में छूट किस में दी जा रही थी, 2% MSME में। इसके अलावा जो एक नई नीति आई थी आपकी निर्यात संवर्धन वाली, उसमें 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि करने का टारगेट है, वो निर्यात संवर्धन वाली में रखा गया था। साथ ही उसमें बताया गया था कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से करते हो तो 75% या फिर 2 लाख का रिम्बर्समेंट है वो किया जाएगा। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या फिर 5 लाख रुपए की सहायता है वो भी दी जा रही थी। निर्यातक है उनको जो भी दस्तावेजीकरण है उस पर 50% या 5 लाख की दी जा रही थी, सहायता राशि है वो दी जा रही थी। एक आई थी राजस्थान में एक जिला और एक उत्पाद नीति, जिसके तहत सूक्ष्म उद्योग है उसमें 25% या फिर अधिकतम 15 लाख रुपए तक का, वहीं लघु उद्योगों में 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए की मार्जिन मनी का अनुदान है वो किया जा रहा था। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले में जो माइक्रो है उसमें तो 25% या फिर 15 लाख, और जो स्मॉल है वहाँ पर 15% या फिर 20 लाख रुपए की मार्जिन मनी है उसका अनुदान है वो किया जा रहा था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस पर फीस पर 75% या 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष 2 साल तक का रिम्बर्समेंट है वो किया जा रहा था। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 की, उसमें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और आदि गतिविधियां हैं। इस हेतु 50 लाख रुपए की सहायता राशि है वो दी जा रही थी। ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये की विक्रय सहायता, ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये की विक्रय सहायता दी जा रही थी। जो सूक्ष्म लघु उद्योग है वहाँ पर क्लस्टर के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 90% का अनुदान है वो दिया जा रहा था। किसमें, एकीकृत क्लस्टर बनाने के लिए सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्लस्टर की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये से भी कम लागत तक की लागत का क्या बनाया जा रहा था। अगर 10 करोड़ तक की लागत है तो उसको 90% तक अनुदान है वो एकीकृत क्लस्टर बनाने के लिए दिया जाता है। ई कॉमर्स पर 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, और जो भी ट्रेनिंग, मार्केटिंग की जो भी गतिविधियाँ थी वहाँ पर 50 लाख रुपये तक की सहायता है वो दी जा रही थी। और खनिज नीति में लक्ष्य से रखा गया था कि 3 गुना करेंगे खनिजों को 2029-30 तक, और 47 तक 1 लाख करोड़ रुपये का हम रेवेन्यू है वो जनरेट कर लेंगे। 1 करोड़ जॉब है वो भी क्रिएट करने का टारगेट खनिज नीति 2024 में रखा गया था। ये नवीन नीतियाँ थी। तो नवीन देख रहे थे हमारा जो आज का टॉपिक था टूरिज्म के डिपार्टमेंट कब बना था, 1989 में बना था। 23 जून 1989 को क्या बन गया था, आपके टूरिज्म के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट बन गया था। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश के आधार पर इसको क्या दिया था, 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया था। पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया था। इसके अलावा पॉलिसी देखिए तो फर्स्ट पॉलिसी आपको देखनी मिलती है 9 सितंबर 2020 की, 9 सितंबर 2020 को पॉलिसी देखनी मिलती है। फिर अभी हाल ही में 2024 में जो पॉलिसी आई उसमें बताया गया कि 100 करोड़ या उससे अधिक का कोई भी नया निवेश करते हैं तो 3 वर्ष में नया निवेश करते हो तो उस पर आपको लैंड है वो ज़मीन है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, फिर अनुदान पर ग्रांट पर दी जा रही थी। इसके अलावा एक चल रही थी पॉलिसी, इसमें गेस्ट हाउस पॉलिसी 16 अप्रैल 2021 को स्टार्ट की गई थी। कौन सी, आपकी गेस्ट हाउस पॉलिसी 16 अप्रैल 2021 को। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 22 सितंबर 2021 को। ऋण अनुदान 25 लाख रुपये पर 9%, ऋण अनुदान 25 लाख रुपये पर 9%, 22 सितंबर 2021 मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। 27 सितंबर को हम प्रतिवर्ष रूप से पर्यटन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 27 सितंबर को राजस्थान पर्यटन ऐप है ये आया था। फर्स्ट राजस्थान में भी पर्यटन ऐप लाया जा चुका है। फर्स्ट तो केरल सरकार लेकर आई थी, राजस्थान इस प्रकार पर्यटन ऐप लाने वाला सेकंड था। तो पर्यटन ऐप लाया गया राजस्थान में, राजस्थान इस प्रकार करने वाला सेकंड है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना
पर्यटन है उसको उद्योग की तरह संबल दे रहे हैं, ऋण अनुदान दे रहे हैं 9% तक का। 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9% ऋण अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार का ऋण अनुदान हमने भीमराव अंबेडकर डीबीटी योजना में भी देखा था, उसमें भी 25 लाख पर वहाँ पर 8% था ना भीमराव अंबेडकर में। 25 लाख से वहाँ पर 10 करोड़ तक का लोन है वो दिया जा रहा था भीमराव अंबेडकर डीबीटी योजना में। नहीं, इसमें भी 9 था, वो 8 आपके उद्योग वाले में था। 25 लाख तक के लोन पर 9% इसमें भी दी जा रही थी। अब जो पर्यटन वाली है वहाँ पर इतने ही अमाउंट दी जा रही है, 25 लाख पर 9%। वहीं भीमराव अंबेडकर वाले में 25 लाख पर 9%, 25 से 5 लाख पर 7% और 5 से 10 पर 6% दिया जा रहा था। और साथ ही 25% या फिर 25 लाख रुपए का ग्रांट है वो भी दिया जा रहा था किसमें, भीमराव अंबेडकर वाली योजना में। ये है आपकी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग वाली। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग वाली जो योजना है उस पर ऋण अनुदान दिया जा रहा है 25 लाख पर 9% अनुदान दिया जा रहा है। 22 सितंबर 2021 को ये स्टार्ट की गई थी। गेस्ट हाउस वाली 16 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुई थी। पेइंग गेस्ट योजना 21 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन उद्योग फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 वाली, इसमें 18 अप्रैल 2022 को लाई गई थी। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़, टोटल जो प्रोडक्शन लागत है उसका 2 करोड़ या फिर 15% अनुदान पर फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा था किसमें, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में 2022 में 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी। कुल उत्पादन लागत का देखें तो 2 करोड़ या फिर 15% अनुदान पर आपको फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देने हेतु ग्रांट वगैरह है वो दिया जा रहा था। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 वाली 30 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। 25 लाख पर 9% ब्याज सब्सिडी, 25 लाख पर 9% मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना पर है। ग्रामीण पर्यटन में भी 25 लाख पर 9% है। 30 नवंबर 2022 को ये योजना आई है। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की निवेश करने वाली जो भी ग्रामीण यूनिट है उनको 10 वर्ष के लिए SC/ST तक रिम्बर्समेंट है वो दिया जाता है अगर वो क्या करती है, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करती है। और अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें बताया गया है कि 3 वर्ष में 100 करोड़ नया निवेश करने वाली जो भी है उनको जो ज़मीन है वो ग्रांट पर दी जाएगी। और ग्रामीण पर्यटन में बताया गया था कि 1 करोड़ निवेश करने वाली जो भी यूनिट थी उसको हम 10 वर्षों तक SC/ST में 100% रिम्बर्समेंट दे रहे थे। ये थी ग्रामीण पर्यटन उद्योग योजना, 30 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना 18 अप्रैल 2022 को आई थी। 2 करोड़ या फिर 15% जो भी उत्पादन लागत है, जो 100-200 करोड़ की जितनी भी कॉस्ट की फिल्म बनती है तो उसका 2% या फिर 15%, 2 करोड़ या 15% है ना ग्रांट इसमें दिया जा रहा था किसमें, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति में। इसके अलावा हम नेक्स्ट हमें देखने मिलता है पर्यटन। राजस्थान में पर्यटक कितने आए थे, तो राजस्थान में पर्यटक आए थे 1807 लाख व्यक्ति है वो राजस्थान में घूमने के लिए आए थे। इसमें से 1790 व्यक्ति तो स्वदेशी देखने मिलते हैं और 17 लाख क्या थे, विदेशी। 17 लाख विदेशी से 1790 क्या थे, स्वदेशी थे। तो ओनली स्वदेशी विदेशी याद रख लेते हैं, ओनली 17 लाख आए थे विदेशी। बाकी टोटल कितने थे, 1807 लाख है वो देखने मिलते हैं। बाकी इसमें से उठाओगे तो 1790 है वो स्वदेशी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस पेज में हमने देखा है राजस्थान में पर्यटन के रिगार्डिंग पॉलिसी वगैरह। ग्रामीण पर्यटन आपको कितने दिए जा रहे हैं, 25 लाख पर 25 लाख, सॉरी ग्रामीण पर्यटन वाली है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन वाली 2022 वाली जो 30 नवंबर 2022 आई थी उसमें 25 लाख पर तो 9%। सेम पर्यटन उद्योग संबल में भी 25 लाख पर 9%, लेकिन वो आई थी 22 सितंबर 2021 को। ये आई है 22 में तो आई है लेकिन 2022 में आई है 30 नवंबर 2022 को। और इसमें 10 वर्ष तक SC/ST उसमें भी 100% आपको ना पुनर्भरण रिम्बर्समेंट है वो दिया जा रहा है। 1 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली जो भी यूनिट वगैरह होती हैं वो। फिल्म पर्यटन में 2 करोड़ या फिर कितना दिया जाता है, 15%। फिल्म पर्यटन में 2 करोड़ या 15% दिए जाते हैं। और ये आई थी 18 अप्रैल 2022 को। पेइंग गेस्ट वाली 21 अक्टूबर 2021 को आई थी। पर्यटन ऐप 27 सितंबर को लॉन्च किया गया था और ऐसा करने वाला राजस्थान सेकंड है। 27 सितंबर को क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि 27 सितंबर को राजस्थान पर्यटन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इससे पहले हमने देखा है सर्विस सेक्टर का योगदान देखा था। होटल्स हीरो से याद कर रहा था, सॉरी हीरो है वो टीवी पर क्या करता है, फैशन दिखाता है लोगों के सामने। तो होटल, रियल एस्टेट, अदर्स, टीवी यानी संचार कम्युनिकेशन वाला है, परिवहन वगैरह है वो, वित्त और फाइनेंस, लोक प्रशासन। होटल का देखा था, होटल इंडस्ट्री का आपको 28, रियल एस्टेट का 23% योगदान देखने मिलता है, अदर्स का 20%, संचार टीवी का इसमें परिवहन वगैरह इसका देखने मिलता है 10.92, वित्त का देखने मिलता है 10% और लोक प्रशासन का 6.93% योगदान देखने मिलता है।
इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में रिगार्डिंग बहुत अधिक और अधिक क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसमें इसका पर्यटन विकास कोष है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1000 करोड़ रुपये है वो पर्यटन विकास कोष है वो कर दिया गया है। कितना कर दिया, 1000 करोड़ कर दिया है। और पहले 1000 किया गया था, फिर इसे अब 2023 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 1500 करोड़ है वो कर दिया गया था। 2023 में कितना कर दिया है, 1500 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान में ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट है, इसका भी आयोजन किया गया था। ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया गया था आपके 23-25 अप्रैल 2023 में। इसके अलावा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, इसका भी आयोजन किया गया था। ये आयोजित किया गया था 14 से 16 जुलाई 2024 को। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है, ये आयोजित किया गया था। ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट 23 से 25 अप्रैल और डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 14 से 16 जुलाई के मध्य आयोजित किया गया था। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट अवार्ड है वो भी हुआ था। 2 मास्टर विज्ञापन फिल्म है वो जारी की गई थी, राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान। 4 अगस्त 2023 को ये लॉन्च की गई थी। 2 विज्ञापन फिल्म है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, रोमांस ऑफ राजस्थान। फिर इसके अलावा जयपुर में आप देखने मिलेगा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है जो आपके आयोजित किया गया था 14 से 16 जुलाई के मध्य। ये क्या है, जयपुर में आयोजित किया गया था 2024 में, जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तभी डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट हो रहा है और जयपुर में हो रहा है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट उससे 1-2 महीने पहले हो गया था, अप्रैल में हो गया था ग्रेट। और फिर इंडियन रिस्पॉन्सिबल हुई थी, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है टूरिज्म स्टेट समिट अवार्ड, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर आती है आपके जैसलमेर में मरु महोत्सव के दौरान राजस्थानी फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया था। जैसलमेर में क्या हुआ था, मरु महोत्सव के दौरान फूड फेस्टिवल हुआ था। और ये कब हुआ था, फरवरी 2024 में। कब हुआ था, फरवरी 2024 में हुआ था फूड फेस्टिवल। तो ये हो रहा है फरवरी 2024 में। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट हो रहा है जुलाई 2024 में और अप्रैल 2023 में हुआ था ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट। इसके अलावा बजट 2022-23 में बात कही गई थी कि बागड़ तो होता है शेखावाटी की साइड का, जो भी अरावली के आप पे देखोगे वेस्टर्न साइड का जो पार्ट होता है उसको वागड़ एरिया बोलते हैं। वहीं वागड़ क्या होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है उसको वागड़ कहते हैं। तो वागड़ पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। रामगढ़ करेक्टर है, इसको जियो हेरिटेज पर्यटन के रूप में डेवलप करने की रिगार्डिंग भी स्वीकृति है वो जारी की गई थी। किसमें, राजस्थान के जो रामगढ़ करेक्टर है उसको जियो हेरिटेज के रूप में डेवलप करने की रिगार्डिंग स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति आई थी 2024 में। 100 करोड़ या इससे अधिक के निवेश करने वाली जो भी अभी 2024 में जो पॉलिसी है इसमें बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाली जो 3 वर्ष में नया निवेश करने वाली जो यूनिट है उसको राजकीय भूमि है वो आवंटित की जाएगी। और पहले कौन सी थी, 9 सितंबर 2020 वाली पॉलिसी थी। ये जितनी भी नई पॉलिसी आई है वो 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई है, आई थी, लेकिन 4 दिसंबर 2024 से ये लागू है वो कर दी गई थी। इस प्रकार से कुछ डेट है वो इसमें देखनी थी। गवर्नमेंट प्रकाशित तो 9 को कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये 4 से लागू है। यानी जिन भी यूनिट का 4 दिसंबर को आसपास या उसके बाद में 5 के 6, 7 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है तो वो सब इसमें योजना के तहत लाभ है वो ले सकती है। फिर आता है आपके देवस्थान विभाग द्वारा आयोजित है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसमें रेल से आपके रामेश्वरम टू जगन्नाथपुरी जाया जाता है और हवाई से भेजा जाता है पशुपतिनाथ चूँकि नेपाल में है काठमांडू, तो उधर हम हवाई यात्रा करवा दें। राजस्थान इंडिया में कराएंगे तो इंडिया में रेल से रामेश्वरम जगन्नाथपुरी उस साइड वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। सिंधु दर्शन योजना है, इसमें अभी हाल ही में अपडेट किया गया था। इसमें अपडेट 15,000 होना चाहिए। सिंधु दर्शन वाली जो योजना है इसमें अपडेट सिंधु दर्शन वाली योजना है उसमें 15,000 कर दिया गया है, अपडेट ही इसमें किया गया था। इसके अलावा मोक्ष कलश योजना, अस्थि विसर्जन के लिए 2 सदस्य हैं, उनको रोडवेज बस है, इसमें हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। किसमें, मोक्ष कलश योजना में। इसके अलावा एक देखने मिलती है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना। 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च हुई थी। 1 लाख जो भी यात्री हैं उनको जो भी यात्रा करने जाता है उसको 1 लाख रुपये की सहायता राशि इसमें दी जाती है। किसमें, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना में। इसके अलावा कुछ अदर भी चल रही है जैसे अपना धाम अपना काम अपना नाम योजना। मंदिरों में जो भी खाली पड़ी हुई ज़मीन होती है उस पर जन सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण करने के लिए और धार्मिक सामाजिक उपयोग करने के लायक बनाने के लिए अपना धाम काम नाम योजना चल रही है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना चल रही है 1 अप्रैल 2011 से।
और प्रति जो यात्री है उसको 1 लाख रुपये की सहायता राशि इसमें दी जा रही है। किसमें? कैलाश मानसरोवर में। सिंधु दर्शन में 2016 से लद्दाख के जो सिंधी समाज है, मेनली रूप से ये किसके लिए चलती है? जो सिंधी समाज घूमने जाता है ना, सिंधी समाज के लिए है सिंधु दर्शन योजना। लद्दाख की साइड में अगर वो घूमने जाते हैं तब उनको 50% या फिर 15,000 रुपये तक की जो भी कब होती है वो अमाउंट है वो दी जाती है। मोक्ष कलश जो भी कोविड पे स्टार्ट की गई थी और 2 सदस्य हैं उनको रोडवेज बसों में हरिद्वार तक की यात्रा है वो निःशुल्क कराई जाती है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रामेश्वरम टू जगन्नाथपुरी रेल से पशुपतिनाथ हवाई जहाज से बेच रही थी। फिर अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान और इंडिया की फाइनेंस की स्थिति देखें तो वैसे राजस्थान में अगर आप जमावर्दी देखोगे तो राजस्थान में जमावर्दी है 12.88, वहीं इंडिया में आपको देखने को मिलेगी 1% ज़्यादा 13.40 है वो इंडिया की है। तो 12.88 आपके राजस्थान की है, इंडिया की 13.40 है। साख जमा देखोगे तो साख जमा राजस्थान की 86 है और इंडिया की 79 है। राजस्थान की कितनी है? 86 और इंडिया की कितनी है? 79। ऋण वितरण देखोगे तो 19.21 और इंडिया का कितना है? 18.82। 19.91 और इंडिया का कितना है? 18.82 वो आपको देखने मिलता है। राजस्थान में औसत व्यक्ति देखोगे तो औसत व्यक्ति है 9,694 व्यक्तियों पर बैंक है वो देखने मिलता है। अगर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखें तो 40.51 वर्ग किलोमीटर पर एक बैंक है वो देखने मिल जाता है और व्यक्तियों के अकॉर्डिंग देखें तो 9,694 व्यक्ति उन पर एक बैंक है वो देखने मिलता है। व्यावसायिक संवाददाता देखने मिलते हैं 8,448 है वो टोटल व्यावसायिक संवाददाता है वो देखने मिलते हैं। जमावर्दी इंडिया की है, राजस्थान की है 12.88, जमावर्दी इंडिया की है 13.40। साख है इंडिया राजस्थान का 86 और इंडिया का कितना है? 79। इंडिया का कितना है? 79, राजस्थान का कितना है? 86। ऋण वितरण देखने को मिलता है इंडिया का 18.82 और राजस्थान का कितना है? 19.91। 18.82 19.91। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, मोक्ष कलश योजना, सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर अपना धाम अपना काम योजना है। ये पर्यटन में 23 स्थान विभाग द्वारा संचालित है। वित्त देखा है राजस्थान का 12 था, इंडिया का 13 था। राजस्थान की साख जमा 86 थी, वहीं इंडिया की कम है, इंडिया की ओनली 79 ही है। इंडिया में जो पुरुषों की साक्षरता है वो भी 79 के अराउंडिंग ही है, 79.2, और वहीं इंडिया की जो साख जमा है वो भी 79 ही है। यानी कि इंडिया में जितने पुरुष है वो टोटल अपने जो भी फाइनेंस वगैरह है वो जमा करवाने चले जाते हैं, तो वो रेशियो सेम है 79-79। वहीं राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में 86 है वो देख लेते हैं। हम बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, आजकल हम डिजिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, लेन देन। इसके अलावा ऋण वितरण में इंडिया जहाँ पर 18.82 लोगों को ऋण दे रहा था, 18.82% ही ऋण दे रहा था, राजस्थान उससे ज़्यादा है, 19% तक हम ऋण दे रहे हैं। तो हमारी क्रेडिट है वो ज़्यादा है लोन देने की रिगार्डिंग। क्रेडिट साख जमा ऋण वितरण, जमा भले ही हम कर्म करते हो लेकिन लोन वगैरह वाला है वो थोड़ा ज़्यादा है हमारा। 9,000 व्यक्ति या फिर 40 किलोमीटर पर एक बैंक देखने मिल जाता है। और व्यावसायिक संवाददाता कितने हैं? 8,848 टोटल व्यावसायिक संवाददाता हैं। अगस्त 2023 तक संपूर्ण जो डिजिटलीकरण है वो राजस्थान हो गया है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने के लिए 2023 तक सभी राज्य के सभी जिलों में 100% तक डिजिटलाइजेशन हेतु चयन है वो हो चुका है। पीएम जनधन योजना चल रही है, 3.94 करोड़ खाते हैं उनको ओपन किया गया है, उनमें उनको ओपन किया गया है 91% तक तो जो अकाउंट है वो आधार से लिंक हो चुके हैं। पीएम जनधन योजना 3.94 करोड़ खाते हैं वो ओपन किए गए हैं, 91% खाते हैं वो आधार से लिंक किए जा चुके हैं। कुछ योजनाएं चल रही है, स्टैंड अप इंडिया योजना SC/ST जो महिला उद्यमी है उनके लिए है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन की सुविधा दी जाती है 7 वर्षों में गैर कृषि क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के उद्यम की स्थापना के लिए। क्या उसी स्टैंड अप इंडिया योजना SC/ST महिला उद्यमी के लिए। इसके अलावा प्रत्यक्ष DBT योजना है, राज्य में DBT सलाहकार बोर्ड बनाए गए हैं। प्रत्यक्ष जो लाभ अंतरण है इस योजना के अंतर्गत राज्य DBT सलाहकार बोर्ड बनाया जिसके अध्यक्ष हैं आपके सचिव 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। CM सचिव तो हमने किसमें देखे थे? राजस्थान फाउंडेशन में, CID में, उनमें देखे थे। और मुख्य सचिव आपको किसमें अध्यक्ष देखने मिलेगा? DBT है और चाहे वो ECID हो, इन सब में मुख्य सचिव अध्यक्ष देखने मिलता है। तो DBT का जो सलाहकार बोर्ड है उसमें अध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव होते हैं। 5 अक्टूबर 2021 से DBT वाली प्रभावी है। स्टैंड अप इंडिया है वो SC/ST महिला उद्यमियों के लिए है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का उन्हें लोन दिया जाता है, 7 वर्षों के लिए प्रभावी है। और गैर कृषि कार्यों के लिए ये लोन है वो दिया जाता है। पर्यटन की रिगार्डिंग 2024-25 के बजट में क्या बातें कही गई है कि GSTP में इसकी हिस्सेदारी है वो 5.6% की हिस्सेदारी है।
राज्य में 20 लाख परिवार हैं, उनको पर्यटन से क्षेत्र से आय है वो प्राप्त होती है, वो इससे रोजगार प्राप्त करते हैं। 20 लाख परिवार है वो रोजगार प्राप्त करते हैं। जीएसडीपी में योगदान कितना है? 5.6%। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है कोटा शंभूपुरा में, बन चुका है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसके लिए अभी हाल में जब एयरपोर्ट वगैरह बनाया जा रहा था तो कुछ एक आधी छतरी है वो तोड़ी गई थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा शंभूपुरा में। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर 3 बन रहे हैं आपके। किशनगढ़ वाला बन चुका है, किशनगढ़ में एविएशन अकेडमी बन चुकी है, किशनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा हमीरगढ़ भीलवाड़ा में बन रहा है, झालावाड़ इसमें भी बनेगा। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर है किशनगढ़, हमीरगढ़ और झालावाड़, यहाँ पर बन रहे हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। ग्रीनफील्ड शंभूपुरा कोटा में। लोगों को रोजगार 20 लाख। जीएसटीपी में हिस्सेदारी 5.6% हमें हिस्सेदारी है वो करनी है 2024-25 में। जयपुर में देखोगे तो जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान है वो लाया गया है 100 करोड़ रुपए का। जयपुर वर्ल्ड सिटी, जयपुर की जो वॉल है वो किस में? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, और तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए का फंड लाया गया है जो हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत। वहीं MICE मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन है। MICE मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन है, ये टूरिज्म सेक्टर के लिए है। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम है, ये लाया गया है। जयपुर वर्ल्ड है सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान है 100 करोड़ रुपए का। MICE मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन टूरिज्म के लिए भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम है वो लाया गया है। खंबा पोर्ट, फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम। खंबा पोर्ट है, फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम के इसके लिए लाया गया है। जैसलमेर में बनाया जा रहा है फॉसिल पार्क और ओपन रॉक म्यूजियम। ओपन रॉक्स को हम है ना उसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आपके टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या फिर उसके रिगार्डिंग यूनेस्को की, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ प्रयास हमारे राजस्थान की तरफ से किया जा रहा है। उसमें एक प्रयास इसको भी, ओपन रॉक्स म्यूजियम को भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करने का है, जिससे कि हमारा टूरिज्म बढ़ सके। और ये है कहाँ पर? खंबा पोर्ट जैसलमेर में। फॉसिल पार्क है वो आकल गाँव में है, जैसलमेर के आकल गाँव में ये फॉसिल पार्क है, जिसमें 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल की जो लकड़ी के अवशेष है वो देखने मिलते हैं। जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष रखेंगे वो फॉसिल पार्क यहाँ पर खंबा पोर्ट जैसलमेर में। खाटू श्याम जी मंदिर के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपये है वो दिया गया है। अयोध्या और काशी के विश्वनाथ मंदिर है उसकी तर्ज पर इसका विकास है वो किया जाएगा। अयोध्या के और काशी विश्वनाथ है उसकी तर्ज पर इसका विकास है वो किया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बनाई गई है। सांस्कृतिक धरोहर है उसके संरक्षण के लिए फंड राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया गया है RTICF। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTISF है। करंट में देखने मिलेगा नरेंद्र मोदी 7 मार्च 2024 को राजस्थान घूमने आए थे। सांवलिया सेठ मंदिर है, वहाँ पर लेजर वाटर शो का लोकार्पण करके गए हैं। केशवराय पाटन बूंदी है, वहाँ पर करणी माता मंदिर है, उसके पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास करके गए थे। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी 2024 में आए थे सांवरिया सेठ मंदिर, वहाँ पर लेजर वाटर शो सांवरिया सेठ मंदिर, वहाँ पर क्या किया गया है? लेजर वाटर शो का लोकार्पण किया गया है। और बूंदी की जो लोकेशन है केशवराय पाटन, वहाँ पर करणी माता जो मंदिर है देशनोक वाली, उसके लिए पर्यटन कार्यों की शिलान्यास कार्य है वो किया गया है। एक फंड बनाया गया है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया गया है। सांस्कृतिक धरोहर के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था टूरिज्म में GSP में योगदान 3-6 वैल्यू के टर्म पर देखा था, और परसेंटेज में वृद्धि 6-12 देखी थी। GSP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 43 और 45, 43.95, 45.07। इसको हमने याद किससे किया था? हीरो है वो क्या करता है? टीवी पर फैशन दिखाता है। होटल रियल एस्टेट अदर, होटल का था 28%, रियल एस्टेट है 23%, अदर है आपके 20%। इसके अलावा आपको टीवी से परिवहन भंडारण वाला है आपके 10% के अराउंडिंग, टीवी से भंडारण परिवहन वाला 10%। वित्त है वो 9.89 है, 9.89 है, और लोक प्रशासन है 6.93 देखा था। पॉलिसी हमने बात की थी 9 सितंबर 2020 को पॉलिसी आई है, अभी हाल ही में भी 4 दिसंबर को आई थी, 9 दिसंबर को आई थी, वो 4 दिसंबर से लागू कर दी गई है। गेस्ट हाउस पॉलिसी 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस पॉलिसी आई थी। मुख्य नीति पर्यटन उद्योग संबल योजना 25 लाख पर हम 9% की क्या दे रहे हैं? छूट है वो दे रहे हैं, ऋण अनुदान दे रहे हैं। 22 सितंबर को लॉन्च की गई थी। 27 सितंबर को हमने पर्यटन ऐप लॉन्च कर दिया था 2021 में हमने 2 काम किए, एक तो पर्यटनों के लिए ऐप लॉन्च किया और एक हमने
उद्योगों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना लेकर आए थे और पर्यटन लॉन्च करने वाला राजस्थान है वो सेकंड राज्य था। पेइंग गेस्ट योजना ये भी 2021 की है, ये 21 अक्टूबर के अराउंडिंग हमने लॉन्च कर दी थी। फिल्म पर्यटन ये 2022 में दो काम है, फिल्मों को पर्यटन के रूप में, पर्यटन सिटी के रूप में, राजस्थान जो पर्यटन सिटी के रूप में डेवलप किया जा सके, फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए 18 अप्रैल 2022 को पॉलिसी आई थी। 2 करोड़ या फिर 15% अनुदान दिए जाते हैं। और इसमें एक उसमें जो भीमराव अम्बेडकर वाले जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें भी शायद 15% या फिर 60,000 रुपये दिए जा रहे थे। तो भीमराव अम्बेडकर वाले में कितने हैं, 15% या फिर 60,000 रुपये हैं वो दिए जा रहे हैं। सॉरी, उसमें 15 नहीं है, उसमें 25% है। 60,000 और देखो के कंफ्यूज हो गया। जो लघु उद्योग वाणिज्य वाहन है उसमें है 10% या 60,000। ये लघु उद्योग वाणिज्य वाहन में है 10% या 60,000। 15% तो ओनली इसमें है, फिल्म पर्यटन में है। पर्यटन से 5% कम करोगे तो आपके आ जाएगा लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन। और अगर हम 10% के अराउंडिंग बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 15 है, 10% बढ़ा देते हैं 25%, तो 25 लाख या 25% भीमराव अम्बेडकर में दिया जाता है। 10% या 60,000 तो किस में दिया जाता है, आपके लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का लोन लेते हो और लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन खरीदते हो, तब आपको ये डिस्काउंट दिया जाता है। वही भीमराव अम्बेडकर में आपको दिया जाता है 25% या 25 लाख का ग्रांट दिया जाता है। और साथ ही कितना लोन तक देते हैं, 10 करोड़ तक का लोन है वो गवर्नमेंट देती है 3 फेज में, कि 25 लाख तक का ले रहे हो तो 9% दे देंगी इंटरेस्ट सब्सिडी, 25 से 5 लाख दे रहे हो तो आपको नॉर्मली 6 होती है, इसमें 1% ज़्यादा है तो 7% दे देगी, 5 से 10 लेते हो तो आपको 6% सब्सिडी दे देगी। और ग्रामीण पर्यटन, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन वाली थी वो नवंबर में आई थी और उसमें भी 25 लाख से 9%, 25 लाख के लोन पर 9% सब्सिडी थी और 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर करने वाली जो भी यूनिट है उसको 10 वर्ष के लिए SC/ST है उसमें रिम्बर्समेंट दिया जाता है। 1807 हमारे क्या आए थे, पर्यटक आए थे, 17 लाख विदेशी थे, बाकी रिमेनिंग जो भी 1790 है वो आपके स्वदेशी देखने मिलती हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देखी थी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, पशुपतिनाथ, काठमांडू वहाँ पर यात्रा करवाई जा रही है। मोक्ष कलश योजना देखी थी, 2 व्यक्तियों को हरिद्वार की यात्रा सिंधु दर्शन में अपडेट कर दिया है, 15,000 रुपये दिए जाने लगे हैं या फिर 50% व्यय का, या तो 50% या फिर 15,000 रुपये है वो अब इसमें दिए जाने लगे हैं। कैलाश मानसरोवर में 1 लाख रुपये है वो दिए जाते हैं, मैंने गलती से यहाँ पर 1 लाख लिख दिया था, कैलाश मानसरोवर में दिए जाते हैं 1 लाख रुपये प्रति यात्री को सहायता। लेकिन अब तो अपडेट हमने कर लिया है। अपना धाम ये कोई वहाँ पे मेंशन नहीं है, ऐसे ही उठाई हुई है। 9,000 व्यक्तियों पर और 40 किलोमीटर पर एक बैंक देखने मिल जाता है। जमा तो हमारे हैं 12-13, साख है 79-86 और ऋण वितरण है 18-19। 100% तक डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। PM जनधन योजना 3.54% खाते हैं वो ओपन किए गए, 91 आधार से लिंक है वो किए जा चुके हैं। स्टैंड अप योजना SC/ST उद्यमी के लिए 10 लाख to 1 करोड़ पर लोन की सुविधा 7 वर्षों के लिए। DBT मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है DBT सलाहकार बोर्ड बनाया गया था। कुछ अदर प्रयास देखें तो हमें देखने मिलता है, एक आपको इस चैप्टर में रीड करना होता है सूचना संसार में जन सूचना पोर्टल है। RTI एक्ट की धारा 2005 उसकी धारा 4(2) के तहत विकसित है वो किया गया है। RTI एक्ट 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित योजना उनकी जानकारी सुलभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सके, इसलिए जन सूचना पोर्टल लाया गया था। देश की देखें तो 117 विभाग इसमें देखने मिलते हैं और अपडेट देखें तो इसमें 348 से जो भी योजनाएं हैं ये आपके उनकी जानकारी इसमें दी जा रही है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से 348 योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। RTI एक्ट की धारा कौन सी है, 4(2) 2005 का एक्ट है, उसकी धारा 4(2) के तहत इसमें 117 विभागों की 348 स्कीम की जानकारी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। UID है वो 12 अंकों की संख्या होती है और राजस्थान में 8 करोड़ UID है वो जारी कर दिए जा चुके हैं। और ये UID है वो कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अपडेट जब भी आप ना करवाते हो, आधार कार्ड अपडेट करवाते हो तो उसमें देखने होते हैं कि नागरिकता का प्रमाण पत्र, तो ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। राजस्थान के सभी निवासियों को ये प्रोवाइड है वो किया जाता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण फॉर्म, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर देखने को बोला 181, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कितना है 181,
केंद्रीकृत शिकायत निवारण मंच। फाइबर टू होम BSNL के साथ MOU है वो किया गया है। राजस्थान की ग्राम पंचायतों में प्रति पाँच FTTH के कनेक्शन है उसके ग्रामीण। राजस्थान की ग्राम पंचायत में प्रति 5 FTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। BSNL के लिए MOU है वो, BSNL ने इसके लिए MOU है वो किया है। GWMS है GIS बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। PWD के सिविल कार्यों की प्रक्रिया है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए ये ऑनलाइन हेतु। GWS क्या है? GIS बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है। PWD डिपार्टमेंट है, उसके सिविल कार्यों की प्रक्रिया और मॉनिटरिंग है, इसके ऑनलाइन करने हेतु GWMS GIS बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है लॉन्च किया गया है। फाइबर टू होम BSNL के साथ इसके लिए MOU किया गया था और 5 FTTH का कनेक्शन है वो ग्रामीण राज्य के जो भी ऑफिस होते हैं, स्कूल होते हैं, महाविद्यालय वहाँ पर स्थापित किए जा रहे थे। तो ग्रामीण ऑफिस, स्कूल, महाविद्यालय में 5 FTTH का किसके तहत? फाइबर टू होम के तहत। और वहीं राशन संपर्क पोर्टल, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 181। UID 8 करोड़ जारी किए जा चुके, 12 अंकों का होता है UID। राजस्थान के सभी निवासियों को ये UID है वो जारी किया जाता है, बायोमेट्रिक पहचान हो जाती है। 8 2005 की धारा 4(2) उसके तहत योजनाओं की जानकारी देता है। 117 विभाग की 348 स्कीम है उसकी जानकारी देता है। इसके अलावा राजनेट और राजस्वन राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। राजस्वन के माध्यम से ग्राम स्तर तक कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। राजनेट या राजस्वन के माध्यम से ग्राम स्तर पर राजस्वन के माध्यम से क्या किया जाता है? ग्राम स्तर पर कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। एक होता है वीडियो वॉल या IP फोन, ये सरकारी योजनाओं, सरकारी जो भी समारोह है वहाँ पर ऑडियो वीडियो प्रसारण सरल करने के रिगार्डिंग है। ई-मित्र सेवा वितरण 2002 में ये लॉन्च किया गया था। ई-मित्र सेवा वितरण। राज ई-साइन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, उनके लिए उनके ऑनलाइन सिग्नेचर के रिगार्डिंग है। RISL के माध्यम से ये संचालित है। राजकॉम्प है वो इसके लिए वर्क है वो कर रही है। राजकॉम्प है वो मेनली रूप से इसके लिए कार्य कर रही है। ई संचार नागरिक और विभाग के अधिकारियों को SMS के माध्यम से सूचना इसमें दी जाती है। SMS के माध्यम से ई संचार क्या है? SMS के माध्यम से जो भी आपके पास सूचना आती है, जैसे कि आज बिजली बरसेगी, आज बारिश होगी, बिजली गरजेगी, इस प्रकार के जो भी मैसेज आते हैं वो इसके तहत आते हैं, ई संचार के तहत आते हैं। इसके अलावा ई-मित्र होम सर्विस 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। ई-मित्र होम सर्विस जयपुर जोधपुर में 5 सेवा के साथ ये स्टार्ट की गई थी। जयपुर और जोधपुर है वहाँ पर 5 सर्विस के साथ ई-मित्र एट द होम का शुभारंभ है वो किया गया था। ई-मित्र एट द होम है, इसका शुभारंभ है वो किया था जयपुर और जोधपुर में 5 सेवाओं के साथ 19 दिसंबर 2021 को। ई संचार SMS के माध्यम से। ई साइन RISL इसके लिए नोडल एजेंसी आपको देख लेगी, वो इसको शुरू किया है। राजकॉम के माध्यम से जो भी लाइसेंस का है, राजकॉम कार्य करने का लाइसेंस लिया है। राजकॉम ने इसके लिए क्या है? लाइसेंस लिया है। इसके लिए राजस्थान ई-साइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और सिग्नेचर वगैरह होते हैं, ई-साइन में कुछ ही नहीं होता। RISL है उसके ने शुरू किया है उसके माध्यम से, और राजकॉम को इसके लिए लाइसेंस दिया गया कि तुम इस प्रकार की सर्विस है वो प्रोवाइड करो। अभी हाल ही में राजकॉम में एक नया फीचर है वो महिलाओं के रिगार्डिंग लागू हुआ था। नीड हेल्प वाला जो फीचर आया था वो भी करंट में दिसंबर 2024 की करंट है उसी में देखने मिलेगा। नीड हेल्प ये फीचर है वो भी इसी में राजकॉम का उसी में एक एप्लीकेशन में आया हुआ फीचर आपको देखने मिलेगा। ये रहा नीड हेल्प। राजस्थान पुलिस जयपुर है उसके द्वारा जयपुर में जो राजकॉम सिटीजन ऐप है उसमें एक नया फीचर आया है नीड हेल्प। वीडियो वॉल है IP फोन, ये सरकारी योजनाओं, समारोह, इसकी ऑडियो वीडियो के प्रसारण सरल करने के लिए। राजनेट ये राजसुवन है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से ग्राम स्तर तक कनेक्टिविटी है वो इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। GWMS का तो ओनली क्या याद रखना है? फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्राउंड बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा ई-मित्र प्लस और स्वयं सेवा जो कियोस्क है वो बने पे हैं। 14,891 में मानव रहित जो सेवा है कियोस्क है, ई-मित्र कियोस्क है वो बने पे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखने मिलेगा 9,891 में, शहरी क्षेत्रों में 5,000 देखने मिलेंगे। ई-मित्र कियोस्क मेनली रूप से एक मशीन होती है जो क्या करती है कि राज्य की जो भी सभी ग्राम पंचायत है, मुख्यालय या शहरी स्थानीय निकाय वहाँ पर स्थापित की जा रही है। इसका लाभ क्या होगा कि ई-मित्र सेवाएं हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल ऑडिट है वो इससे हो जाएगी। तो इस प्रकार की टोटल कितनी मशीन लगाई गई है? 14,891 मशीनें लगाई गई है। ग्रामीण में 9,000 है, शहरी में 5,000 मशीन आपको देखने मिलेगी। ई-मित्र प्लस स्वयं सेवा कियोस्क। आई फैक्ट
जो रियलिटी चेक मॉड्यूल है उसके उपयोग करते हैं IVRS के माध्यम से जो भी कॉल है उनके माध्यम से किसी भी विभागीय सेवा है उसके लिए सर्वे यूज किए गए हैं। रियलिटी चेक मॉड्यूल इसका उपयोग किया गया है IVRS आधारित कॉलों के लिए। RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में IT शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर RSTC जयपुर में है। RSTC DR डिजास्टर रिकवरी सेंटर जोधपुर में बना हुआ है। RSTC कहाँ पर है? जयपुर में। RSTC DR कहाँ पर है? जोधपुर में। वही राजस्थान स्टार्टअप स्टार्टअप पोर्टल है, सिंगल विंडो वाला। क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इंक्यूबेशन इनोवेशन चैलेंज, इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर कोटा में। स्टार्ट नेक्स्ट जयपुर भरतपुर बीकानेर उदयपुर में। जयपुर भरतपुर बीकानेर उदयपुर में स्टार्ट नेक्स्ट है। स्टार्टअप कार्यक्रम है स्कूल स्टार्टअप के लिए और ग्रामीण स्टार्ट के लिए। स्कूल स्टार्टअप और ग्रामीण स्टार्ट के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सिंगल साइन और केवल उपयोगकर्ता को केवल एक बार साइन इन करने पर उपरांत विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य है वो किया जाएगा। तो SSO सिंगल साइन ऑन है, एक बार क्लिक किया तो आपको सभी जानकारी मिल जाती है, सभी जानते हैं, अपन यूज़ करते हैं। राजस्थान स्टार्टअप याद करना है। स्टार्ट पोर्टल इसके लिए लॉन्च है। कौन सा है? स्टार्ट पोर्टल। एक तो पोर्टल है, एक क्या है? क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इक्वेशन इनोवेशन एक रैंकिंग सिस्टम है। एक क्या बनाए गए? इनोवेशन हब बने हुए। कहाँ पर? जयपुर जोधपुर कोटा में। इसको आप याद रख सकते हो। जजोग को इनोवेशन है, जजोग को इनोवेशन है। और स्टार्ट जब्बू, जब्बू को क्या है? टेक्नोलॉजी में जब्बू को टेक्नोलॉजी में क्या है? स्टार्ट है। जब्बू से हमने स्टार्ट टेक्नोलॉजी सीख ली है। जब्बू से तो क्या सीखी है? स्टार्ट टेक्नोलॉजी सीखी है। और जजोग में क्या है? इनोवेशन। यो कशोक जजोग है कि इनोवेशन है। जोग संजोग की जगह जजोग है, इनोवेशन है। और जब्बू क्या है? जब्बू बेटा स्टार्ट नेक्स्ट है। RSTC जयपुर में। RSTC कहाँ पर है? जयपुर में आपको देखने मिलेगा। और डिजास्टर वाला कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। ये हमने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की कुछ स्कीम देखी है। इसके अलावा कुछ अदर स्कीम में आपको देखने मिलेगा। राजकाज केंद्रीयकृत IT प्लेटफॉर्म है। राजकाज क्या है? केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सरकारी योजनाएं हैं, कर्मचारी उनकी सेवा संबंधी कार्य है वो SSO के माध्यम से लागू होते हैं। राजकाज क्या है? IT प्लेटफॉर्म है, सरकारी जो भी कर्मचारी है उनके लिए है। इसे याद रख सकते हैं। काज काम करने वाला कौन है? गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है, उसके लिए है राजकाज। और SSO के साथ ये लागू है। अभय कमांड अभय से यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय कमांड है 26 जिलों और 7 मुख्यालय पर बने हुए, यानी टोटल पूरे पुराने वालों में शायद ये इस प्रकार से लिखने का क्या तात्पर्य था? ऐसे वो बोल देते पूरे 30 जिलों में अभय कमांड सेंटर, सॉरी 33 जिलों में, क्योंकि 7 हमारे संभाग है और 26 हमारे डिस्ट्रिक्ट है। दोनों को काउंट करोगे तो आपको 33 जिले पुराने वाले देखने मिल जाते हैं। तो अभय कमांड सेंटर 26 जिले और 7 संभागों में बने हुए हैं। लेकिन अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई है मदन दिलावर कमेटी के आधार पर। उसमें एक मेंबर तो राजेंद्र, जो आपके स्पोर्ट्स वाले थे ना, राजेंद्र नाम से कुछ स्पोर्ट्स जो नेता थे ना लास्ट ईयर, उससे अकॉर्डिंग एक नाम तो राजेंद्र से, 3 नाम और हैं वो आप देख लेना। एक अभय कमांड सेंटर GPS CCTV पर आधारित कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु ये है। अभय कमांड किसके लिए? GPS और CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान केंद्र है। फिर आता है आर्केट, राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी योजना आर्केट है। 20 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई थी जयपुर और जोधपुर में। इसके तहत ये दी जाती है। 5 और प्रस्तावित है वो की गई है। इसमें क्या होता है? प्रायः स्नातक और PhD के लिए रोजगार के अवसर है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आर्केट में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। आर्केट कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर में। 20 अगस्त 2022 क्या है? आर्केट। फिर आता है ई-वॉलेट, राज ई-वॉलेट दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, विभाग है, नागरिक है, इनके दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुविधा प्रदान की जाती है। एक आती है राजफेड। राजफेड क्या है? राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र। राजफेड। राजकार्ड राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, .NET, PHP, जावा, मोबाइल एप्लीकेशन, UIS डिजाइन, पावर BI, सिक्योरिटी ऑडिट हो या फिर RDBMS हो, रिटेन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये सभी इसमें होता है। किसमें? राजकेट में। राजकेट की फुल फॉर्म है राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट राजकेट।
सारे वर्क आ जाते हैं। बिजनेस का एनालिसिस करना हो, .NET हो, PHP हो, जावा हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, UI या फिर UX डिज़ाइन हो, पावर BI हो, सिक्योरिटी ऑडिट हो या फिर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, राजस्थान जन आधार पोर्टल। राजस्थान जन आधार पोर्टल है। राजस्थान जन आधार पोर्टल के रिगार्डिंग देखोगे तो इसकी घोषणा तो कब की गई थी, 2019-20 में इसकी घोषणा है, डिक्लेरेशन है वो की गई थी। लॉन्च कब किया गया था, 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। घोषणा कब की जा रही है, 2019-20 में इसकी घोषणा है वो की जा रही है। 18 दिसंबर 2019 को ये लॉन्च किया जा रहा है, 18 दिसंबर 2019 को। इसके लिए एक्ट कब आया था, 2020 में इसके लिए एक्ट आया था। रूल्स वगैरह कब आए थे, 4 अगस्त 2021 को इसके रूल्स वगैरह आए थे। 5 अप्रैल 2022 को जन आधार कार्ड है, इसको यानी जन आधार है, इसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया था 5 अप्रैल 2022 को। और 31 मार्च 2024 तक देखोगे तो 97% जनसंख्या है उसको इसमें कवर कर लिया गया है, किसमें, जन आधार में। जन आधार योजना है। जन आधार की योजना में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। डिक्लेयर घोषणा कब की गई थी, 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। लॉन्च हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। 2019-20 के बजट में घोषणा की गई थी, 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च हो रहा है। 4 अगस्त 2021 को इसके रूल्स बने थे। जन आधार को राशन कार्ड से कब लिंक किया गया था, 5 अप्रैल 2022 को जन आधार को राशन कार्ड से लिंक किया गया था। और 31 मार्च 2024 को 97% जनसंख्या है उसको कवर कर लिया है, इसमें शामिल है, वो कर लिया गया है। इसके अलावा उपखंड ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी देखने मिलेगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है। राज्य स्तर पर आपको आयोजना विभाग आपको देखने मिलेगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, RISL है, वो इसका क्रियान्वयन कर रही है। अभी इसका नाम हमने इस एक और योजना में देखा था, RISL, जो जिसमें हमने राजकॉम की बात की थी कि उसको लाइसेंस वगैरह दिए गए, वो है साइन करने के लिए राजस्थान ई-साइन, वो भी RISL ही चला रही है और राजकॉम को लाइसेंस इसके लिए लिया है, राजकॉम इसके लिए। जन आधार में भी RISL ही है। जन आधार में भी क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, RISL की फुल फॉर्म ही राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड है। RISL की फुल फॉर्म ही क्या है, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड है भाई। तो दोनों में सेम ही है कि राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड में लाइसेंस है, वो मेरे लिखने में गलती होगी, इसलिए याद भी वैसे होगा। ये दोनों एक ही है, सेम ही है, एक ही संस्था है RISL। इलेक्ट्रॉनिक जो साइन वगैरह जारी करती है RISL, इसको लाइसेंस दिया गया था, राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। फिर रूल्स वगैरह हमने देख लिए। 4 अगस्त 2021 को इसके रूल्स आए थे। प्राधिकरण एक्ट कब बना था, एक्ट बना था 2020 में। इसकी अथॉरिटी, इसका प्राधिकरण एक्ट है वो कब लाया गया था, 2020 में इसका एक्ट है वो लाया गया था। 2019-20 में घोषणा हुई है, 20 में इसका एक्ट लेकर आए गए हैं। लॉन्च कब कर दिया था, 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च कर दिया गया था। और 2019 के अराउंडिंग, 18 दिसंबर के अराउंडिंग ही सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वाली पॉलिसी आप देखते हो, वो भी 18 दिसंबर 2019 के आसपास की है, तो उससे लिंक कर सकते हैं कि ये भी शायद उसी के आसपास लॉन्च किया गया था, उसी दिन लॉन्च किया गया था। आई थिंक सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा वाली जो नई पॉलिसी आई थी 2019 में, पवन ऊर्जा वाली तो हाइब्रिड थी और सौर ऊर्जा वाली दोनों 18 दिसंबर 2019 की है, और जन आधार भी 18 दिसंबर 2019 का है। रूल्स आए थे 4 अगस्त 2021 को, 21 में 4 अगस्त, 4 और 1 को मिला दोगे तो 5 बन जाएगा। 5 अप्रैल 2022 को किया गया था, 5 अप्रैल 2022 को इसको आधार से लिंक कर दिया गया था, और 2024 में 97% जनसंख्या को कवर कर लिया गया था। इसके साथ अलावा एक आपको धारा और याद करने हैं इस चैप्टर में। ई मित्र को प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कब लाया गया था, धारा 20 के तहत इसमें को ई मित्र है उसको जो अथॉरिटी बनी थी आपके उसके जिसके रिगार्डिंग एक्ट 2020 में लाया गया था, उस अथॉरिटी के अंडर में कब लाया गया था, धारा 20 है उसके तहत लाया गया था। धारा 20 के तहत ई मित्र को प्राधिकरण के जो अंडर है उसमें लाया गया था। इसके अलावा इसमें मेनली रूप से याद रखना है कि ये जन आधार है उसको मान्यता दी गई है पहचान पत्र के रूप में। इसके लिए पात्र कौन है, राज्य के सभी निवासी इसके लिए पात्र है। पहचान संख्या के रूप में यूज किया जाता है। नामांकित जो भी परिवार होता है उसकी पहचान संख्या 10 अंक की होती है, और मुखिया की कितनी होती है, मुखिया सहित जो प्रत्येक सदस्य है उसकी कितनी होती है, 11 अंकों की। फैमिली की 10 अंकों की होती है, और मेंबर की कितनी होती है, 11 अंकों की होती है। महिला मुखिया है तो 18 प्लस होनी चाहिए, पुरुष मुखिया है तो 21 प्लस होना चाहिए। अगर घर में महिलाएं नहीं है तो पुरुष मुखिया बनता है बाई चांस, तो 21 प्लस एज का पुरुष होना चाहिए, और महिलाएं हो तो 18 प्लस की भी लीड है वो कर सकती है।
बैंक खाता है ना अनिवार्य, बैंक खाता है वो अनिवार्य इसमें किया गया है। और इसके अलावा विभिन्न योजनाओं की सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक, पारदर्शी आम जन तक पहुँच के लिए एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है वो गठन किया गया है। तो एक प्राधिकरण अथॉरिटी बनी है। हमने देखा था ना इसके लिए जन आधार प्राधिकरण, ये स्वतंत्र अथॉरिटी बनी है किसके लिए? एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान के लिए। राजस्थान एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसके पात्र निवासियों को नगद और गैर नगद सेवा वितरण की जाती है। एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है, एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। कौन? आपका राजस्थान। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके वहाँ सभी निवासियों को नगद और गैर नगद सेवा वितरण की जाती है। एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान इसमें जारी किया जाता है। एक अथॉरिटी बनी हुई है इसके लिए। बैंक का होता होना अनिवार्य, महिला 18+ होनी चाहिए, पुरुष 21+ होना चाहिए। परिवार है तो 10 अंकों का कार्ड, और मेंबर है तो 11 अंकों का कार्ड है वो जारी किया जाता है। पत्ते और दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है और धारा 20 के तहत एक अथॉरिटी है वो बनी हुई है। इसके अलावा DST डिपार्टमेंट कब बना था? 1983 में DST डिपार्टमेंट बना था 1983 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर देखने मिलता है? जयपुर में देखने मिलता है। इसके अलावा राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र। पेटेंट सूचना वाला 1998 में आया था। इसके तहत IPR के प्रति जागरूकता प्रसार सेवा है वो की जाती है। सॉरी, तो हम देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। DST डिपार्टमेंट कब बना था? 1983 में। हेडक्वार्टर है जयपुर में। DST डिपार्टमेंट 1983 में, हेडक्वार्टर है जयपुर में। सुदूर संवेदन केंद्र कब है? जोधपुर में। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। पेटेंट वाला 1998 में। राजस्थान फाउंडेशन जिसके चीफ कौन होते हैं? CM होते हैं। और इसके द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान NRR पॉलिसी है वो लाई गई है। राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से राजस्थान के प्रवासी हैं उनके लिए राज्य की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? माटीरो संदेश एक पत्रिका है वो आपको देखने मिलेगी। तो राजस्थान फाउंडेशन चीफ होते CM। प्रवासियों की राज्य में भागीदारी बढ़ाने के लिए 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की फर्स्ट NRR पॉलिसी है वो आई थी। त्रैमासिक पत्रिका नाम क्या है? माटीरो संदेश। वहीं युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बजट 2024-25 में कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें फंड बनाया गया है 100 करोड़ का। तो क्या बनाया गया है? फंड बनाया है। स्टार्टअप को इक्विटी फंडिंग द्वारा फीती सहायता। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहा है। देश विदेश के विभिन्न CEO हैं उनकी मेंटरशिप है। इसमें 10 करोड़ रुपए का iStart फंड है वो भी प्रस्तावित किया गया है। iStart के अंतर्गत जो भी लर्न अर्न प्रोग्रेस वाले प्रोग्राम है वो संचालित किए जाएंगे। तो 10 करोड़ तक का iStart फंड है वो प्रस्तावित है, जिसमें लर्न अर्न और प्रोग्रेस के रिगार्डिंग प्रोग्राम है वो संचालित होंगे। देश विदेश के जो भी विभिन्न CEO हैं उनकी मेंटरशिप में अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है वो किया जाएगा। फंड 100 करोड़ का। अटल इनोवेशन स्टडीज़ एंड एक्सेलरेशन एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन मिशन इसमें प्रस्तावित है। बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम है। युवा अवस्था में उद्यमशीलता को विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम है वो संचालित है। तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 6 में यही था कि DST डिपार्टमेंट है वो 1983 में बना था जयपुर में। सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर में है। इसके पर्यटन के सूचना केंद्र के रूप में 1998 में पेटेंट सूचना केंद्र बना हुआ है। SRC का एक उपकेंद्र कहाँ पर बनाया गया है? जयपुर में भी बनाया गया है। अभी हाल ही में एक घोषणा है वो की गई थी SRC के उपकेंद्र को जयपुर में लाने की। IPR पॉलिसी राजस्थान में 2021 से 26 है। जयपुर में पेटेंट सूचना केंद्र। ओके, तो ये 6 नंबर का चैप्टर है कंप्लीट होता है। सेवन नंबर का चैप्टर देख लेते हैं अब। इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं 7 नंबर वाले चैप्टर को। EGG पॉलिसी है वो पहले देख लेते हैं वरना डाटा ही डाटा हो जाएगा। 7 नंबर के चैप्टर में आपको देखने मिलेगी एक तो पेरी अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए सुनियोजित विकास के लिए राजस्थान रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल 2024 प्रस्तावित किया गया था। पेरी अर्बन क्षेत्र है जो शहर है उसके बाहर के एरिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए राजस्थान रीजनल अर्बन प्लानिंग बिल है 2024 प्रस्तावित किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना इसकी घोषणा की गई थी। 500 करोड़ रुपए के से ये योजना लाई जा रही थी
प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं और समस्याओं के निस्तारण के लिए और जिला स्तर पर इसके लिए विशेषज्ञों की एक मिशन टीम है वो भी आई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है और इसको अब लाभ भी दिया गया है। इसके तहत अब 80,000 रुपये हैं वो दिए जाते हैं, 80,000 रुपये हैं वो प्रदान किए जाते हैं। करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि है, उसी की तर्ज पर लाई गई है। पीएम स्वनिधि में अराउंडिंग 50,000 तक के लोन है वो दिए जाते हैं इसमें पीएम स्वनिधि में। और मुख्यमंत्री स्वनिधि में 80,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए और उनकी ज़रूरत ऐसा है परिवार है उनके उत्थान के लिए। बायोपिंक टॉयलेट है, ये नगरीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। बायोपिंक टॉयलेट नगरीय क्षेत्रों में बनेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर। आश्रय योजना में क्या किया जाता है, सरकार है वो पक्का घर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि है वो देती है। किसमें? आश्रय योजना में 1 लाख रुपए की सहायता राशि है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती है। कच्ची बस्तियों में पक्के आवास है उसके लिए, तो कच्ची बस्ती में रहने वाले जो भी हैं उनको पक्के आवास से जो भी वंचित लोग हैं उनको वो अपना घर बना सके, इसके लिए योजना लाई गई आश्रय योजना। 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में है बायोपिंक। स्वनिधि योजना 80,000 रुपये इसमें स्वनिधि योजना में दिए जा रहे हैं। इतने 80,000 रुपये हैं वो इसमें दिए जा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में। इसके अलावा देखने होता है राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 2011-12 में लॉन्च की गई थी। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि, इसमें राज्य में सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी और सुगम शहरी यातायात के प्रबंध के लिए राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि आई थी। प्रशासन शहरों के संघ 2 अक्टूबर 2021 में चलाया गया था। प्रशासन शहरों के संघ। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये तक के लोन ब्याज मुक्त प्रदान किए जाते हैं। किसमें? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में 5 लाख 50,000 रुपये का लोन है वो ब्याज मुक्त दिया जाता है। शहरी रोजगार योजना 18 से 60 125 दिन का इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, उसमें 18 से 60 वाले व्यक्ति है उसको, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का नाम क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है नवंबर 2024 से। और इसमें कितने दिए जाते हैं? 125 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। इसका नाम क्या कर दिया है? सीएम शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। 125 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति उसको युवा माना गया है, 18 से 60 वाला। प्रशासन शहरों के संग 2 अक्टूबर 2021 से चलाया गया। शहरी क्रेडिट कार्ड 50,000 का लोन दे रहे हैं 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड के तहत। परिवहन आधारभूत विकास निधि 2011-12 में गठित की गई थी। सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी शहरी क्षेत्र है उसके प्रबंध के लिए, मैनेजमेंट के लिए। एक स्कीम आपको इसमें देखने मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हमने पहले वाले में देखी थी, जिसे कौन चला रहा था? आपके राजीविका चला रहा था। चैप्टर नंबर 3 में देखा था, राजीविका द्वारा संचालित थी। ये कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और इसको कौन चला रहा है? स्वायत्त शासन विभाग है वो इसको संचालित कर रहा है। बेघर और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिनकी, अब इसमें कुछ 3 श्रेणियाँ होती है। जैसे EWS में कौन लेते हैं? जिनकी आय 3 लाख रुपए तक की होती है ना, उनको हम EWS में शामिल करते हैं। LIG कौन होता है? जिसकी आय कितनी हो? 3 से 6 लाख हो, उनको हम LIG मानते हैं। MIG उनको मानते हैं जिनकी आय 6 से 9 लाख रुपए हो। तो LIG तो वो होते हैं जिनकी 6 से 9 हो, 3 से 6 हो। LIG बीच वाले हैं तो 3 से 6, और MIG 6 से 9, MIG 6 से 9। और EWS 3 लाख, EWS 3 लाख है, EWS 3 लाख, LIG 3 से 6, MIG 6 से 9। बेघर और आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग है, इसके लिए EWS, LIG और MIG। बजट वर्ग के लाभार्थी है उसको 25,000 रुपये की अतिरिक्त अनुदान है वो इसमें दिया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जहाँ पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं ना, 1,50,000, वहीं राजस्थान गवर्नमेंट इसमें कितनी देती है? 1,75,000 रुपये देती है। और जो नवीन 3 करोड़ घर बनाने के रिगार्डिंग जो अभी हाल ही में 2024 में आई थी पॉलिसी कि गवर्नमेंट ने बजट में घोषणा की थी कि हम नवीन 3 करोड़ घर बनाएंगे। उनमें से 2 करोड़ तो कहाँ पर बन रहे थे? गाँव में। जबकि 1 करोड़ घर है वो नए घर कहाँ पे बनाए जा रहे थे? शहरी में। तो इस
पीएम आवास योजना से कैसे कनेक्टेड है कि इसमें एक तो राजस्थान गवर्नमेंट इसमें अमाउंट कितनी देती है, 1,75,000 शहरों में घर बनाने के लिए। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट है 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट ने घोषणा की कि 1,00,000 नए घर बनाए जाएंगे। और ये 75,000 एक्स्ट्रा किसको दिए जा रहे हैं, EWS वर्ग है उसके लाभार्थियों को 25,000। बाकी को तो सबको जो भी देखो वापस देखे तो पीएम आवास योजना शहरी है, इसमें 3 वर्ग। पहले आप देखो कि ये योजना में केंद्र सरकार इसमें भेजती है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 भेजती है। फिर अपने 3 वर्गों में राजस्थान सरकार ने फिर 3 वर्ग में बांट रखा है। EWS जो सबसे कमज़ोर होते हैं 3 लाख तक की इनकम है। फिर LIG आती है 3 से 6 लाख वाले, और फिर आते हैं MIG जिनकी 6 से 9 है। राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, इस EWS वालों को 25,000 रुपये है वो एक्स्ट्रा राशि है वो प्रदान करती है। और अभी 2024 में घोषणा की गई थी कि 3 करोड़ नए घर बनेंगे, उनमें से 2 करोड़ तो कहाँ बनाएंगे, गांव में, 1 करोड़ शहरों में। तो 1 करोड़ जो नवीन घर बन रहे शहरों में वो इसमें बन रहे। स्वायत्त शासन विभाग है वो संचालित कर रहा है। और पीएम आवास योजना 2.0 है वो भी लॉन्च की गई है। निवेश 10 लाख करोड़ रुपये का इसमें निवेश किया जा रहा है। हाउस 1 करोड़ के नए घर बनेंगे। अभी जो 1 करोड़ हमने यहाँ पर लिखे ये PM 2.0 है, इसका पार्ट माने जाते हैं। 10 करोड़ का क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 1 करोड़ घर बनेंगे। और डायरेक्ट खर्चा गवर्नमेंट का कितना आएगा, 2.30 लाख है वो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इसमें खर्च है वो आने वाला है। फंडिंग इस प्रकार किस अकॉर्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर रहेगा 40% और 7% कौन सा रहेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बेनिफिट कंट्रीब्यूशन है वो सब इंक्लूड करते हुए रहेगा। 5 वर्षों के लिए ये योजना लाएगी PM 2.0। इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा। 1 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। 2.30 लाख करोड़ है वो डायरेक्ट बेनिफिट खर्चा आएगा गवर्नमेंट का। इसके अलावा एक आप योजना देखते हो बार बार, इंदिरा रसोई योजना, कभी अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना या अन्नपूर्णा रसोई योजना एक ही है। पहले नाम था इंदिरा रसोई योजना, उससे पहले इसका नाम था अम्मा कैंटीन। सबसे पहले चेन्नई में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर स्टार्ट हुई थी। सम्मानपूर्वक एक ही स्थान पर बैठकर खाना वो वगैरह है वो उनको मिल सके, इसलिए स्टार्ट है वो किया गया था इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना आई थी 20 अगस्त 2020 को। टारगेट रखा था कोई भी भूखा न सोए। इसी का अभी बचनलाल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने नाम चेंज किया, इंदिरा रसोई को किया अन्नपूर्णा रसोई, और टैगलाइन भी चेंज कर दी। टैगलाइन चेंज करके क्या कर दिया है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। लक्ष्य, प्रण, पथ। पहले हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, फिर प्रण हमने लिया है, फिर हम उस पथ पर चलेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उस पथ, तो पथ लास्ट में आएगा, लक्ष्य पहले हम कोई भी टारगेट लक्ष्य डिसाइड करते हैं, फिर उसके लिए प्रण लेते हैं, फिर हम उसके लिए एक नया रास्ता लेते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग याद रख लो कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण पथ, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इंदिरा आवास योजना 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। कोई भी भूखा न सोए। प्रारंभ में इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी कि सरकार की तरफ से वहन किया जा रहा था 12 रुपये, और लाभार्थी को 8 रुपये में भोजन मिल रहा था। फिर जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने इसमें कर दिया 17 रुपये, लाभार्थी को 8 रुपये में कर दिया था। 2024 में जब 23-24 में बचनलाल गवर्नमेंट आई तो उसने गवर्नमेंट का रेशियो कर दिया 22 रुपये। गवर्नमेंट के खर्च आते 22 रुपये प्रति थाली। बेनिफिशरी है उसको 8 रुपये में भोजन है वो मिल जाता है। बजट में पहले रखा गया था 250 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा गया था। 22-23 में 1000 करोड़ कर दिया गया था। और 600 ग्राम इसमें क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। 600 ग्राम का भोजन दिया जाता है जिसमें 9.25 करोड़ थाली है वो क्रिएट की जा रही है। और 1000 इंदिरा रसोई योजना है वो बनाई जा रही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयाँ बन रही है, 1000। पहले जो इंदिरा रसोई बन रही थी उसमें था 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई बन रही थी। अब अन्नपूर्णा रसोई योजना 240 नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोई है वो बन रही है। 22 रुपये, 8 रुपये ये इसमें रहता है। बेनिफिशरी है उसको तो 8 रुपये में खाना मिल जाता है। पहले भी 8 में मिलता था अब भी, लेकिन सरकार का वे आता था, पहले 17 आता था अब आ गए 22। स्टार्टिंग में आया था 12। 600 ग्राम हम इसमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं। टोटल मेन्यू कितना है, 600 ग्राम में का भोजन देते हैं। इसमें 300 ग्राम की क्या होती है, चपाती होती है, 100 ग्राम दालें होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है, 100 ग्राम चावल होता है, और इसके अलावा मिलेट्स वगैरह, खिचड़ी वगैरह है वो सब और एक्स्ट्रा मिलते हैं। रसोई के संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष वो इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। करंट में मोटा अनाज भी शामिल कर लिया गया है। रसोई के संचालन के लिए एक मुश्त 5 लाख और फिर 3 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष है वो इसमें दिए जाते हैं। जो भी व्यक्ति रसोई संचालित कर रहे हैं तो रसोई के संचालन के लिए इसमें दिए जा रहे 5 लाख एक मुश्त दिए जा रहे हैं, और फिर 3 लाख इसमें दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। 3 लाख तो क्या है प्रत्येक वर्ष,
और एक मुश्त अमाउंट कितनी दी जाती है, 5 लाख रुपए दी जाती है, जिससे वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वगैरह कर सके और ला सके। तो हमने अभी देखी इंदिरा रसोई योजना, इससे पहले हमने देखी थी पीएम आवास योजना शहरी। पीएम आवास योजना शहरी है, स्वायत्त शासन विभाग है, उसके द्वारा है। ईडब्ल्यूएस वर्ग है, उसको इसमें कितने देते हैं, 25,000 एक्स्ट्रा देते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट कितने देती है, 1.5 लाख रुपये देती है, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को राजस्थान गवर्नमेंट है वो 25,000 एक्स्ट्रा देती है। ईडब्ल्यूएस में किसको शामिल किया जाता है, जिनकी आय 3 लाख से कम हो, 3 लाख से अधिक हो, 6 लाख तक की हो तो अब उनको LIG मान लेते हैं। 6 लाख से 9 लाख वाले होते हैं तो उनको MIG मान लेते हैं। तो 3 से 9 लाख वाले जो भी इनकम वाले हैं उनको पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने की सुविधा देती है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, 3 लाख वगैरह वाले इनकम होती है जिनकी, उनको 1,75,000 देती है। और वैसे नॉर्मली 1.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। PM 2.0 लाया जा चुका है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ नए घर, 2.30 लाख है वो डायरेक्ट खर्चा गवर्नमेंट का आएगा, 40-60 का इसमें फंडिंग रहेगी, 5 वर्षों के लिए संचालित रहेगी। मुख्यमंत्री स्वनिधि देखी थी, 80,000 रुपये इसमें लाए गए थे। आश्रय योजना के तहत 1 लाख रुपये की राशि है वो घर बनाने के लिए दी जा रही है। राज्य सरकार है उसके द्वारा पक्का घर 1 लाख रुपये में आपका पक्का घर बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है। आधारभूत विकास निधि 2011-12 में आई थी। आधारभूत विकास निधि प्रशासन शहरों के संघ 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, 5 लाख स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 50,000 रुपये का लोन है वो दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को और 50,000 रुपये का लोन है वो दिया जा रहा है। CM शहरी रोजगार गारंटी 18 से 60 वर्ष वाले के शामिल किया गया है, 125 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की भी घोषणा की गई थी। 500 करोड़ रुपये की से प्रत्येक जिले की आवश्यकताएं हम और समस्याओं का निस्तारण कर देंगे, जैसा गवर्नमेंट कह रही थी। जिला स्तर पर हम इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम है वो भी बनाएंगे। पेरी अर्बन क्षेत्र है, उसके डेवलपमेंट के लिए राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल लाया गया है 2024। प्लानिंग बिल रीजनल और अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पेरी अर्बन एरिया है उसके लिए 2024 में बिल है वो लाया गया था। और सबसे लास्ट में हमने देखी इंदिरा रसोई योजना, टैगलाइन है पथ लक्ष्य अंत्योदय, पथ प्रण और पथ अंत्योदय। लक्ष्य प्रण पथ अंत्योदय। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई थी। अब चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना। 600 ग्राम भोजन देते हैं और इसमें 600 ग्राम में 300 ग्राम तो दे देते हैं आपको चपाती के बाद में 100 ग्राम दाल दे दो, 100 ग्राम सब्जी दे दो, 100 ग्राम फिर मिलेट्स या कुछ भी अदर ले लो, खिचड़ी ले लो। और करंट में क्या था कि मोटा अनाज को इसमें शामिल कर लिया गया है। और रसोई के संचालन के कितने लिए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए तो एक मुश्त दे देते हैं और 3 लाख रुपए पर वर्ष है प्रति ईयर दिए जाते हैं। एक चल रही है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। समस्त शहरी क्षेत्र है या निकाय हैं उनको ODF डिक्लेयर किया जा चुका है समस्त स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इसके तहत अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 2026 तक है। 60-40 का इसमें रेशियो देखने मिलता है। योजना का प्रकार पारिवारिक और व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक या सामुदायिक कम्युनिटी जो भी शौचालय है उनके निर्माण के लिए ठोस और कचरा, इसमें वही है। स्वच्छ भारत मिशन में क्या किया जाता है, व्यक्तिगत शौचालय 12,000 वगैरह, कम्युनिटी जो टॉयलेट वगैरह डेवलपमेंट के लिए लगभग 3 लाख रुपए तक का, और ठोस लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम वाला इसमें है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 के मध्य थी। 60-40 का रेशियो था और पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों को देखने मिलती है। पहले तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी लाए तो कहा कि हम ODF करेंगे, फिर 2.0 आया तो वो थी 21-26, 60-40 पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की ये योजना थी। इसमें टारगेट क्या है, गार्बेज फ्री सिटीज़ का डेवलपमेंट करना, ODF टॉयलेट बनाना। ODF प्लस में क्या आ जाता है, टॉयलेट के साथ ही वाटर हाइजीन और मेंटेनेंस भी देखने मिले। ODF प्लस कौन हो जाते हैं, जब टॉयलेट के साथ आपको स्लज और कुछ एक्स्ट्रा जितने भी साफ सुथरा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल पर सफाई है वो हो जाती है। और वाटर प्लस कौन होता है, गंदे पानी को वापस साफ़ करके वापस से रीयूटिलाइज किया जा सके, वो होती है वाटर प्लस। कोई काम की नहीं है, काम का यही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी ODF डिक्लेयर किया जा चुका है। पहले हम कर रहे थे ODF ही डिक्लेयर, फिर हमने 2.0 लाए और हमने कहा कि 21 से 26 के मध्य संचालित रहेगा। 60-40 का रेशियो पारिवारिक और व्यक्तिगत प्रकार की योजना। अमृत मिशन, अटल मिशन
रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जून 2015 में लाए गए थे अमृत मिशन। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए 500 सिटी है, उनमें जलापूर्ति सुविधाएं, सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट वाटर नालियाँ हैं, ये सब की जा रही है। राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है। वाटर सप्लाई है, सीवरेज एंड मैनेजमेंट वाला, स्टॉर्म वाटर, कुछ नहीं, ये तो एक्स्ट्रा मेरा ऐसे फैक्ट लिखे हुए हैं। राजस्थान के 29 शहरों का चयन किस में किया गया है? अमृत मिशन में किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब लेकर आई थी? जून 2015 में लाई गई थी। अटल रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी। फिर आती है अमृत 2.0। अमृत 2.0 है, ये भी आ चुका है। ये सीवरेज जल निकाय है, जीर्णोद्धार है और जलापूर्ति के रिगार्डिंग है। मेकिंग सिटी, वाटर सिक्योर करना, सिटीज़ को किस तरह करना, वाटर सिक्योर करना, एंड वाटर टैप कनेक्शन है टू ऑल हाउस होल्ड है, उनको प्रोवाइड करवाना। साथ ही 100% कवरेज और सीवरेज है वो किया जा रहा है। 500 अमृत सिटीज़ में 100% तक का सीवरेज कवरेज करती है, कवरेज ऑफ सीवरेज या फिर स्टेपेज मैनेजमेंट वगैरह। 2 घटक है, देश के वैधानिक कस्बे में लागू और अमृत। 2 घटक है, अमृत एक कस्बे में लागू। ये मेरे को थोड़ा सा अभी याद नहीं है मैंने क्या लिखा था, वापस कभी भी रीड करूँगी तो आएगा। देश के वैधानिक कस्बे में लागू 100% तक वाटर टैप कनेक्शन इस विधि है। जो इसका फर्स्ट भाग है उसमें तो 100% तक वाटर टैप कनेक्शन है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, देश के प्रत्येक वैधानिक कस्बे में लागू है। दूसरा है भाग है वो अमृत, वो एक कस्बे में लागू है, अमृत 1, यानी कुछ हाई लेवल का होगा शायद तक, देखना पड़ेगा कहाँ से लिखा है। फिर आएगा एलईडी लाइट। एलईडी लाइट है वो 191 स्थानीय निकायों में इसके रिगार्डिंग कार्य है वो पूर्ण कर लिया जा चुका है। 31 मार्च 2024 तक 12.02 लाख एलईडी लाइट है वो लगाई जा चुकी है। 12.2 लाख एलईडी लाइट कब तक लगाई जा चुकी है? मार्च 2024 तक लगाई जा चुकी है। 191 स्थानीय लागों में निकाय है वहाँ पर एलईडी लाइट वाली प्रोजेक्ट है वो पूर्ण कर ली गई। जो सिटीज़ में सड़कों पर लाइट लगती है वो एलईडी लाइट प्रोजेक्ट के तहत लगती है। 191 जो नगरीय निकाय है वहाँ पर तो इसके रिगार्डिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मार्च 2024 तक 12.02 लाख एलईडी लाइट है वो गवर्नमेंट लगा चुकी है। एक आती है स्मार्ट मिशन शहरी। स्मार्ट सिटी मिशन है, ये स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया था। जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। 5 वर्षों के लिए 100 जो सिटी है इनको इंक्लूड किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर हेतु 100 करोड़ रुपए और इसके समान राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में ये लॉन्च हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए 100 सिटी इसमें इंक्लूड की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन के रूप में प्रत्येक शहर में 100 करोड़ रुपए और इसके समान राशि राज्य सरकार देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी देती है? 100 करोड़ देती है। और इस सेम में कितनी अमाउंट कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें 100 करोड़ देती है। समान राशि राज्य सरकार है वो भी देती है, 100 करोड़ ही राज्य सरकार देती है। नगरीय क्षेत्र है इसके लिए 5 वर्षों के लिए योजना संचालित है। और कौन से स्मार्ट सिटी कौन से हैं? काजू से याद रख सकते हैं, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। स्मार्ट सिटी कौन से है? कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, काजू स्मार्ट सिटी जून 2015 में लाई गई थी। 5 वर्षों की अवधि में 100 स्मार्ट सिटीज़ में 100 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था। केंद्र सरकार ने इसमें कहा कि मैं 100 करोड़ रुपये दूंगी। इसके तहत राजस्थान में कौन से आए थे? 100 स्मार्ट सिटी में से राजस्थान में थे 4, काजू, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर ये 4 शहर लिए गए थे। केंद्र ने कहा 100 करोड़ देंगे तो राज्य ने भी कहा कि हम भी 100 करोड़ देंगे। 5 वर्षों के लिए संचालित थी। 2015 से 2020 की अराउंडिंग होगी, पुरानी हो चुकी है स्कीम। फिर आज है छोटे और मध्यम कस्बों के में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के रिगार्डिंग नोडल एजेंसी देखने मिलती है रूट सिको। राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन है रूट सिको, वो इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के में चयनित जो भी शहर और कस्बे हैं उनको छोड़कर सभी शहरों में लागू है। तो कौन से को छोड़कर है? जवाहरलाल नेहरू वाली जो योजना है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जहाँ पर चल रहा है उसमें चयनित जो सिटी है उनको छोड़ दे, तो बाकी इधर में छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत ढांचे का डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? रूट सिको द्वारा। रूट सिको की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। सेंटर का इसमें रहता है 60%, 20 इसमें स्टेट का रहता है, 20 ULB का रहता है।
शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाले 11 प्रोजेक्ट में हिस्सा है, वो है 11 प्रोजेक्ट है। उस 11 प्रोजेक्ट में ये 60-20-20 का रेशियो आपको देखने मिलेगा। जैसे आप सौर ऊर्जा में देखते हो, सौर ऊर्जा में आपको रेशियो के अकॉर्डिंग देखने मिलता है। जो पीएम जो सोलर एनर्जी की रिगार्डिंग एक पॉलिसी चल रही है, उसमें है कि 30% केंद्र देती है, इसके अलावा 30% ही स्टेट गवर्नमेंट देती है, 30% ही आपको लोन मिल जाता है और 10% है वो व्यक्ति खुद को वहन करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 60% सेंटर देती है, 60% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 20% इसमें यूएलबी है, उसके द्वारा दिया जाता है। नोडल एजेंसी कौन सी? इसमें रूट सिको इसकी नोडल एजेंसी है। कौन से एरिया में लागू नहीं है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जहाँ पर अप्लाई है वहाँ पर उनको छोड़ दे, तो बाकी अदर जगह ये छोटे और मध्यम आधारभूत कस्बों के लिए ये प्रोजेक्ट है वो संचालित है। एक आपको देखने मिलता है मास्टर प्लान। गाँव में मास्टर प्लान 30 वर्षों के लिए देखा था, शहरों में मास्टर प्लान 20 वर्षों के लिए देखने मिल जाएगा। टोटल नगर पालिका कस्बे कितने हैं? 279 है, उनमें से 191 में क्या चल रहा है? आपके नगर जो मास्टर प्लान है वो चल रहा है। टोटल कस्बे कितने हैं? 279 है, उनमें से 191 में ये प्रोजेक्ट है वो चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये इस प्रकार के मास्टर प्लान है वो अनुमोदित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक एनसीआर एरिया देखने मिलता है। राजस्थान में एनसीआर देखोगे तो अलवर भरतपुर है, वो एनसीआर के उप क्षेत्र में आते हैं। वहीं काउंटर मैकेनिज्म सिटी के रूप में इसमें जयपुर कोटा है, वो आपको एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में देखने मिलेंगे। और इन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है वो संचालित है। कौन सा संचालित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है वो इसके डेवलपमेंट के लिए संचालित है। तो एनसीआर याद रखना, अलवर भरतपुर एनसीआर में आते हैं, जयपुर कोटा क्या आते हैं? काउंटर सिटी में इसमें आते हैं। एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में करते हैं जयपुर कोटा, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है वो इसमें संचालित है। अलवर भरतपुर को भी हाईलाइट कर ही लेते हैं। जयपुर कोटा नगरीय मास्टर प्लान है 279 में से कितने कस्बों में संचालित है? 191 में। 191 वाली एक आई थी आपकी, पहले भी आ चुका है 6 चैप्टर में। हम 191 के रिगार्डिंग कुछ देख के आते हैं ना। हेल्पलाइन नंबर होगा शायद किसी में नहीं, वो 181 है। राजस्थान संपर्क पोर्टल में कितना हेल्पलाइन नंबर है? 181। और मास्टर प्लान है वो कितने शहरों में है? मास्टर प्लान चल रहा है आपके 191 में। ये आपके इसमें अध्याय 7 में आपको देखने मिलता है। मास्टर प्लान 191 सिटीज़ में चल रहा है। और राजस्थान संपर्क पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर कितना है? 181 आपको देखने मिलेगा। राजस्थान की जीडीपी बिलियन में देखोगे वो कितनी है? 180 बिलियन डॉलर। तो 180 से 2-3 डाटा हो गए, 180 से राजस्थान की जीडीपी आ जाती है 180 बिलियन डॉलर। 181 आपके हेल्पलाइन नंबर है आपके राजस्थान वाले में। किसका? अभी देखें, संपर्क पोर्टल। गवर्नमेंट से संपर्क पोर्टल करोगे, गवर्नमेंट से संपर्क पोर्टल है गवर्नमेंट की, तो केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र है। हम संपर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट से 181 के माध्यम से, संपर्क कर सकते हैं गवर्नमेंट से 181 के माध्यम से। और 191 ले लोगे तो नगरीय निकाय आ जाएंगे जिसमें डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, मास्टर प्लान जिनके लिए लाया गया 20 वर्षों के लिए। इसके अलावा एक आपको देखनी होती है DNLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना। 1 अप्रैल 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। DNLM योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुई थी। 213 नगरीय निकायों में ये योजना है वो लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत BPL, स्टेट BPL, आस्था कार्डधारी अंत्योदय परिवार है या फिर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, वो इसमें लाभान्वित होते हैं। इसमें 5 घटक है वो लिए जाते हैं। सोशल मोबिलाइजेशन, लोन दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, और शेल्टर है वो किए जा रहे हैं। होमलेस जो भी व्यक्ति है उनके लिए शेल्टर है वो बनाए जा रहे हैं। किसमें? दीनदयाल अंत्योदय योजना DNLM 2014 में लॉन्च की गई थी। योजना का परिवार वही पारिवारिक व्यक्तिगत सामूहिक है, वो इस प्रकार का इसका योजना का प्रकार देखने मिलेगा। पहले जो चल रही थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसी का पुनर्गठित स्वरूप आपको क्या देखने मिलेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना देखने मिलेगा। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना उसी का आपको पुनर्गठित स्वरूप दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में देखने मिलता है। 213 नगरीय निकायों में ये लागू है। 3 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको इस योजना के तहत लाभ मिलता है। जो BPL है, स्टेट BPL है,
बीपीएल हो चाहे स्टेट बीपीएल हो या फिर आस्था कार्डधारी, जिनकी आस्था कार्डधारी वो होते हैं जिनके जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति 40% से अधिक के डिसेबल होते हैं, उनको आस्था कार्डधारी किया जाता है। अंत्योदय परिवार वाले जिनको NFLC के तहत 35 किलो तक अनाज मिलता है और ऐसे परिवार जिनकी आय 3 लाख से कम हो उनको इसमें शामिल किया जाता है, वो इसमें लाभार्थी होते हैं। तो गरीब परिवार है वो शहरी गरीब परिवारों को DNLM के तहत जोड़ा गया है। 5 घंटों के माध्यम से उनका क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन, सामाजिक संगठन और संस्था विकास, लोन दिया जा रहा है स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत, कौशल प्रशिक्षण नियोजन के माध्यम से रोजगार स्किल ट्रेनिंग की जा रही है। शहरी जो भी पथ विक्रेता है उनको सहायता सपोर्ट किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को, शहरी बेघर है उनके लिए आश्रय स्थल जो होमलेस हैं उनके लिए शेल्टर है वो बनाए जा रहे हैं। फिर एक आती है राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना है ये स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए गवर्नमेंट का टारगेट, ताकि शहरों को स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी रहित बनाया जाए। और ना हो तो इसमें जो सीक्रेट प्रोजेक्ट है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सबके लिए आवास में शामिल किया जा चुका है। तो जो RIY थी ना, RAY राजीव आवास योजना, उसको किस में शामिल कर लिया गया है, सबके लिए आवास योजना में ये शामिल किया जा चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आई है, राजस्थान योजना, आश्रय योजना। तो घर के रिगार्डिंग कौन कौन सी चल रही है, घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की चल रही है वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे पहले चल रही थी राजीव आवास योजना। मोदी जी आते हैं तो मोदी जी प्रचार प्रसार काफ़ी करते हैं, मैंने बताया था योजनाओं का, और नई योजना लेकर आ गए। उस योजना जो राजीव आवास योजना थी उसको वापस इसमें शामिल कर लिया। इसमें था कि स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी निर्माण करने के लिए, सिटी को स्लम फ्री बनाने के लिए, झुग्गी झोपड़ी है उसे फ्री करने के लिए प्रयास वो राजीव आवास योजना में किया जा रहा था। घर वगैरह बनाने की रिगार्डिंग ही थी। फिर इसको शामिल किया सबके लिए आवास योजना में, सबके लिए आवास में इस योजना को मर्ज कर दिया। वर्तमान में इन सबको मर्ज कर दिया PM आवास योजना में। राजस्थान गवर्नमेंट इस प्रकार की लेकर आई है आश्रय योजना। तो अभी तक हमने देखा नगरीय नियोजन मास्टर प्लान है 279 में से 191 में चल रहा है, 20 वर्षों का है। काउंटर मैग्नेट सिटी जयपुर कोटा है, NCR में अलवर भरतपुर देखने होता है। और इसके लिए एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है वो भी बना हुआ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है वो भी बना हुआ है। DNLM है 1 अप्रैल 2014 को लॉन्च की गई थी, 5 इसके उपघटक है। और जो भी शहरी गरीब परिवार हो, चाहे आपके BPL हो, स्टेट BPL हो, अंत्योदय वाले हो या फिर आस्था कार्डधारी हो, या ऐसे परिवार जिनकी आय 3 लाख से कम हो, 3 लाख से कम वाले यानी कि EWS शॉर्ट फॉर्म में कहें तो EWS वो होते हैं 3 लाख वाले। LIG कौन से होते हैं 3 से 6 लाख वाले, MIG 6 से 9 लाख वाले होते हैं। तो उनको सबको इसमें दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स को, होमलेस वगैरह हो या फिर सोशल मोबिलाइजेशन करना हो, लोन वगैरह हो, स्किल ट्रेनिंग, ये सब इसमें योजना में किया जा रहा है। योजना का टाइप किसी है, पारिवारिक, व्यक्तिगत तो सामूहिक आपको देखने मिलेगा। राजीव आवास योजना को किस में मर्ज कर लिया है, सबके लिए आवास योजना में मर्ज कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान चला रही है आपके आश्रय योजना। शहरी आधारभूत कस्बों के लिए हमने देखा था रूट सिको वर्क कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन है उसमें चयनित कस्बों को छोड़ दे तो बाकी सब में छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत ढांचे के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट चल रहा है। रेशियो कितना रहता है, 11 प्रोजेक्ट इसमें संचालित हैं। 60-20-20 का रेशियो रहता है। सेंटर का 60, स्टेट का 20 और ULB का 20 देखने होता है। स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में चल रहा है। 5 वर्षों के में 100 स्मार्ट सिटी का चयन करके उनका डेवलपमेंट करना था। राजस्थान में कौन से थे, काजू थे, कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर इसमें शामिल थे। जितना गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपये दे रही थी तो राजस्थान गवर्नमेंट भी सेम 100 करोड़ रुपये दे रही थी, 5 वर्षों के लिए थी। फिर आता है अमृत मिशन। अमृत मिशन है ये जून 2015 में लॉन्च की गई थी 500 सिटी में। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए जो भी 500 सिटी है उसमें जलापूर्ति के रिगार्डिंग सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट वाटर, नाली वगैरह सब बनाए जा रहे थे। राजस्थान में इन 500 स्मार्ट सिटी में से 500 सिटी में से राजस्थान की कितनी सिटियाँ इसमें शामिल थी, 29 सिटी थी अमृत मिशन में। अमृत 2.0 लाया गया वाटर सिक्योर बनाने के लिए। और 500 अमृत सिटीज़ है उनमें से 100% कवरेज करना है, सीवरेज वगैरह सब कुछ, सैनिटरी टाउन्स, स्टेटरी टाउन्स वगैरह सब। डेवलपमेंट ओवरऑल 1 LED लाइट है 191 स्थानीय निकायों में कार्य है वो पूर्ण किया जा चुका है। 181 हमने क्या देखा था, संपर्क पोर्टल देखा था। राजस्थान संपर्क पोर्टल कितना था, 181 हेल्पलाइन नंबर।
191 क्या है, LED प्रोजेक्ट है। मार्च 2024 तक कितनी LED लगाई जा चुकी है, 12.2 लाख LED है वो लगाई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी देखा था, ODF डिक्लेयर करना था, 2.0 लेकर आए हैं। 21 से 26 के मध्य संचालित है, 60-40 का रेशियो रहता है। पारिवारिक और व्यक्तिगत दोनों टाइप की स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना देखने मिलती है। इंदिरा रसोई योजना याद हो गई होगी। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, 22 और 8 रुपये इसमें क्या है, वो रेशियो है, अमाउंट है। 8 तो बेनिफिशियरी की, 22 इसमें गवर्नमेंट का आता है। 240 नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोई योजना बनाई जा रही है। 240 नगरीय निकायों में 1000 इंदिरा रसोई बनाई जा रही है। 600 ग्राम का मेन्यू रखा गया है। 300 ग्राम चपाती, 200 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल वगैरह दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का खर्च कितना आ रहा है, 250 करोड़ रुपये गवर्नमेंट का खर्च आ रहा है। और प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ थाली है वो परोस कर लाभार्थी हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और इसमें 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख तो एक मुश्त रसोई के संचालन के लिए, 3 लाख प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। और मोटा अनाज है उसको भी अब शामिल किया जा चुका है। PM आवास योजना शहरी हमने देखी थी। EWS वालों को 25,000 एक्स्ट्रा दे रहे। वैसे गवर्नमेंट है इस PM आवास योजना में 1,50,000 रुपये देती है। और PM 2.0 लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लेकर आए हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 1000 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं। 2.30 लाख का लोन दिया जा रहा है। 60-40 का रेशियो देखने मिलता है। 5 वर्षों के लिए इसमें फंडिंग की जा रही है। स्वनिधि देखी थी 80,000। आश्रय बनाए जा रहे हैं 1 लाख। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 18 से 60 वर्ष के लिए है, 125 दिन का। प्रशासन शहरों के संग 2 अक्टूबर 2021 को चलाया जा रहा है। 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 50,000 का लोन है वो दिया जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड में। 2011-12 में पुनर्गठित है राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ रुपए का। आश्रय योजना में कितने दिए जा रहे हैं, 1 लाख। और PM आवास योजना शहरी में केंद्र की गवर्नमेंट दे रही है 1,50,000, राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है 1,75,000 EWS को। स्वनिधि वाली में मुख्यमंत्री स्वनिधि में 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी के साथ आज की इकोनॉमिक सर्वे की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी रिमेनिंग डाटा फिर कभी देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो टाटा, बाय बाय, राम राम, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट और शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू आप सभी का, आपने क्लास को देखा और आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी क्लास। ओके, तो टू द पॉइंट अपन क्लास को रीड करते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, सिया जी ने, कि सिया जी मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता रीड का सिलेबस क्या है। हालांकि टाइम मिला तो आपको रीड के अकॉर्डिंग भी पढ़ा देंगे, तो बस मेरे भरोसे मत रहना। आप अपने रीड के अकॉर्डिंग किसी टीचर से आप सलाह ले सकती हैं। मुझे रीड की रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओके, थैंक यू सिया जी हमसे जुड़ने के लिए। ओके, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।